नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद। मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आज हमारे साथ मौजूद है जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, सत्तारूढ़ दल समेत देश प्रदेश में सैकड़ों पार्टियां, बावजूद उसके भी कांग्रेस का ही चयन क्यों किया आपने? देखिए, कांग्रेस एक मात्र राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो इस देश की आज़ादी के पूर्व सड़कों पर संघर्ष करती आई है। और ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जो संविधान में उल्लेखित बातों को सिर्फ लोगों के बीच में उसका बखान नहीं करती है, अपितु उसको आत्मसात कर दिखाया है। कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो अगड़ों के साथ पिछड़ों को और सर्वोदय के साथ अंत्योदय की आवाज़ बनी है और धर्मनिरपेक्षता के साथ हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को एक समान प्लेटफॉर्म दिया है। इसलिए कांग्रेस से हमने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करी। बिल्कुल, राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, चूंकि आप एक क्षेत्रीय धरातल स्तर के लीडर हैं, एक युवा नेता के लिए इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? देखिए, नेता चाहे युवा हो चाहे वो वरिष्ठ हो, उसका जो कर्तव्य है एक राजनीतिज्ञ के रूप में, वो है जन कल्याण का उद्देश्य, जनता की आवाज़ बनना, ज़मीनी मुद्दों को उठाना। और क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो शासन प्रशासन के सामने मुखरता से अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, तो राजनीतिक दलों का या युवा नेता का ये काम होता है कि उनकी वो मुखर आवाज़ बनते हुए सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुँचाए। मैंने 3 चीज़ कही, राजनीति, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। सही क्रम से तात्पर्य कि हम देखते हैं कि कभी कभी एकदम से पार्टी में आना और उसके बाद लिबास पहन के अपने आप को शो करना, तो एक राजनीति को अगर अपन डिफाइन करें और नेतृत्व को डिफाइन करें और प्रतिनिधित्व को, तो ये हम जानना चाहेंगे आपको कि वाकई अर्थ इन तीनों का क्या क्या होता है और किस तरीके से एक यूथ को। देखिए, राजनीति का सही अर्थ तो होता है एक समाजवाद की संरचना जो प्रभु श्री राम ने हमारे समाज में स्थापित करी थी, जहाँ पर वो जब बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित करने के लिए चले थे, तो उन्होंने हर किसी को, समाज के हर वर्ग को साथ लेते हुए उनके बीच में समाजवाद का एक बीज बोया था। तो यही राजनीति का मूल उद्देश्य है। जहाँ तक बात नेतृत्व की आती है, तो जो भी समाज को एक दिशा दे सकता है वो नेतृत्व करने का कार्य करता है। और जब आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर आते हैं, तो जैसा कि देखने को मिलता है, ये बहुत ही अच्छा तो नहीं है, लेकिन हमारे भी जैसे कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं जो आपदा के समय, विपदा के समय जनता के बीच पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी एक मुखर आवाज़ बन नहीं पाते हैं। तो जनप्रतिनिधि का कार्य ये होता है कि अगर जनता ने आपको चयनित करके भेजा है, तो उनके दुख सुख में आप साथ खड़े हुई है, उनको जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर उनको आप कैसे सहायता कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं आप उसका कैसे निराकरण कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि का अर्थ मात्र ये नहीं है कि आप कार्यक्रमों में जाइए या मुख्य अतिथि बनिए, फीता काटिए या अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाइए, इसको हम जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं। जनप्रतिनिधि तो वही है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी हर समस्याओं में उनके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं हमें कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक लेडी लीडर का राजनीतिक सफ़र कितना मुश्किल, कितना आसान और कितना कसमोकस से भरा होता है? सर्वप्रथम तो हम ये मानते हैं कि चाहे राजनीति हो या चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, आपको उसको महिला या पुरुष में विभाजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां दोनों के लिए एक समान रहती हैं। और जैसा कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा भी जाता है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति परिपूर्ण नहीं है। तो दोनों का समागम होना बहुत अनिवार्य है। परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब एक व्यक्ति अपने घर से समाज को दिशा देने के लिए निकलता है, तो परिवार की सहिष्णुता, उनका समर्थन बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसा ना हो कि हम समाज के लिए लड़ने निकले हैं और पहले हमें अपनों से ही लड़ना पड़े, तो वो चीज़ यथाउचित नहीं होती है। और परिवार को ऐसे समय में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका शक्ति बनकर, उनका सामर्थ्य बनकर उभरना चाहिए। नेतृत्व, विचारधारा और जनाधार, कहते हैं किसी भी संगठन को सशक्त बनाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए तीनों चीज़ बहुत आवश्यक होती है। आपके पार्टी में तीनों चीज़ कहीं ना कहीं बिखरी हुई
मिल रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमारे पार्टी में ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। देखिए, अगर हम प्रदेश बॉडी की बात करें तो हमारे पास कमलनाथ जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे पास राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है हमारी पार्टी के पास में। और ये है कि कांग्रेस को इस देश ने एक लंबे समय तक समाज सेवा करने का मौका दिया है। ठीक है, इनकम्बेंसी कभी कभी हावी होती है और जनता एक बदलाव चाहती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आज कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सड़क से सदन तक सक्रिय है। हम आंदोलित हैं, उद्दोलित हैं, और हम जनता की आवाज़ को बेहतरीन तरीके से और सशक्त रूप से उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हम जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक ले जाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी काफ़ी शुरुआत की पार्टी है, उसका एक अपना इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी जो कार्यकर्ताओं का कहना होता है कि वो हमारी नहीं सुनी जाती, इसी वजह से कहीं कोई बगावत करता है, कहीं कोई पार्टी से अलग होता है, विचारधाराएं नहीं मिलती। आपको नहीं लगता कि संगठन में कुछ चीज़ें और बेहतर जोड़ने की ज़रूरत है या उसको और सशक्त करने की ज़रूरत है? हम जो संगठन में अभी तक कार्य करते हुए आए हैं, तो हमको ये लगता है कि जो भी हमारा ज़िले का नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, उन सभी को स्वीकारते हुए, कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाते हुए एक पार्टी के रूप में कांग्रेस के बैनर पर कार्य कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना तो संभव नहीं हो पाता है। हाँ, ठीक है, थोड़ी बहुत सहमति या असहमति तो हर कार्यकर्ता की रहती है, लेकिन हमारा जो भी मदर बॉडी का नेतृत्व करता है, चाहे वो ज़िला या प्रदेश नेतृत्व हो, वो हर संभव प्रयास करते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो भी त्रुटियां हैं उन पर गंभीरता से कार्य करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करें और पार्टी को एकजुट करते हुए सड़कों पर हम जनता के लिए आवाज़ उठाएं। खासतौर से ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने देखा है कि बीते दशकों से पार्टी काम करती है, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं वो कई खेमों में बटे हुए होते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड चिकित्सा से बिलोंग करता है, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, उसके बावजूद आपका राजनीति में पदार्पण क्षेत्र की समस्या रही या आपका पैसा? नहीं, देखिए, चाणक्य को हम पढ़ते हैं और उनकी बातों को आत्मसात भी करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो देश का पढ़ा लिखा युवा है उसे राजनीति में आकर मुखरता से अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो हमें लगता है कि युवाओं को अधिक से अधिक राजनीति में आना चाहिए। हालांकि पितृसत्ता हमारे एक रूढ़िवादी समाज में बहुत हावी रही है, और ऐसा कम ही होता है जहाँ पर हम अपने घर की बेटियों को या महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं राजनीति में आने के लिए, लेकिन वजह जन कल्याण ही है। और हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के ऐसे बहुत से क्षेत्रीय मसले होते हैं जिनको एक मुखर आवाज़ नहीं मिल पाती है, और अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव स्वयं से शुरू होना चाहिए। तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब तक हम स्वयं समाज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम उसमें बदलाव नहीं ला पाएंगे। मैडम, चूँकि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्षेत्रीयता के हिसाब से अगर बात करें अपन, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दा हैं जिनको अपन यहाँ से उठाकर दिल्ली या भोपाल तक ले जाके यहाँ के लोगों का कल्याण कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि समाचार पत्रों का हम अध्ययन करते रहते हैं, सबसे अहम समस्या जो हमारे क्षेत्रों में निकल कर आती है वो है कुपोषण की और महिलाओं में एनीमिया की। इसके ऊपर पिछले काफ़ी समय से समाचार पत्रों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से इन मसलों को उठाया गया है, और हमें लगता है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से शायद इन गतिविधियों पर प्रशासन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। योजनाएं और घोषणाएं तो बहुत लेकर आते हैं, लेकिन अगर उनका धरातल पर जो है कोई असर दिख रहा होता तो शायद बार बार ये कुपोषण की समस्याएं, एनीमिया की समस्याएं उभर के नहीं आती। और दूसरा है बेरोजगारी, जो कि एक अहम मसला है। हमें लगता है कि ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनको हमारे क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए, खास तौर पर क्योंकि शिक्षा हमारे क्षेत्र में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जागरूकता की अभी हमारे क्षेत्र में कमी है। तो ऐसे में महिलाओं को लघु उद्योग के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने
चरखे को भारतीय समाज में इसीलिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया था क्योंकि वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते थे। आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने के बाद महात्मा गांधी जी ने महिलाओं का राजनीति में पदार्पण कराया। जो आपने देखा था कि विदेशी कपड़ों की उन्होंने होली जलाई, उन्होंने नशाबंदी करी, दांडी यात्रा निकाली, इन सब में उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने चरखा के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया था। तो हमारे ज़िले में भी महिलाओं को रोजगार लघु उद्योग के माध्यम से प्रदान करते हुए सबसे पहले उन्हें सशक्त बनाना चाहिए और फिर उन्हें ऐसे सामाजिक मंचों पर प्रोत्साहित करना चाहिए जहां पर वो भी समाज की आवाज़ को मुखरता से उठा सकें। बिल्कुल, आपने जितनी बातें कही वो सब होनी चाहिए, की जानी चाहिए, लेकिन लगभग 5 दशक बीत गए प्रदेश का गठन हुए, ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे और किनको करना चाहिए? और हमने एक चीज़ और देखी है कि इस क्षेत्र का जो नेतृत्व है, यदि बात करें अपन, काफ़ी दिन से एक मांग उठ रही है कि शहडोल से नागपुर के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए। हम देखते हैं कि सांसद कई बार पत्र लिखते हैं, विधायक कई बार इस बात को रखते हैं, बावजूद उसके इतना प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। आपको क्या लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आवाज़ इतनी कमज़ोर है या दिल्ली में सुनी ही नहीं जा रही? बिल्कुल, इसका सीधा अगर आप कहेंगे तो श्रेय तो जनप्रतिनिधियों को ही जाता है कि उनकी आवाज़ में इतनी मुखरता नहीं है कि वो दिल्ली तक हमारी इन मांगों को या तो सही तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धरातल पर इसका हमें कोई लाभ दिख नहीं रहा है। सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों को हमने देखा है, अमूमन वो हल्ला तभी मचाते हैं जब नेहरू जी को घेरना होता है या उन्हें अपने काले वर्तमान को सफ़ेद करना होता है। लेकिन जो सही मुद्दे होते हैं उसके ऊपर वो क्यों अपनी ही सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित नहीं होते हैं, क्यों वो धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्यों वो सरकार से ये मांग नहीं करते हैं कि हम इस संभाग के, हम इस संसदीय क्षेत्र के या विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमें अपनी जनता के हितों के लिए आप हमारी मांगों को स्वीकृति दीजिए। हमें लगता है जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि वाकई में उसका अर्थ समझ जाएंगे और जनता के साथ सड़क पर अपने ही सरकार के विरोध में आकर बैठ जाएंगे तो इन मसलों को सुना भी जाएगा और इन मांगों को परिपूर्ण भी किया जाएगा। डॉक्टर साहब, हाल ही में एक खबर आई थी कि आप जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं। जी। क्या स्थिति थी त्यागपत्र देने की और क्या ऐसा संयोग बना कि फिर से आप? वो एक सामान्य इस्तीफा था क्योंकि हमें लगा कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हमें 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देखिए पार्टी में और भी महिला कार्यकर्ताएं होती हैं जो पूरे समर्पण के साथ कार्य करती हैं, तो उनको भी प्रदेश नेतृत्व को मौका देना चाहिए। तो उसी सोच के साथ में हमने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन क्योंकि हमारे संगठन का हमको बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है, सभी कार्यकर्ताओं ने, इस क्षेत्र की जनता जिनका हम अभिवादन करते हैं, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई करी और शीर्ष नेतृत्व का क्योंकि ये आदेश रहा और आग्रह रहा कि हम इस्तीफा, उन्होंने हमारा अस्वीकार किया और वो अभी चाहते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं, तो उनके आदेश पर अमल करते हुए हमने इस्तीफा वापस ले लिया। आपने एक चीज़ कही कि 3 साल हम रह चुके हैं, किसी और को मौका मिलना चाहिए। ये निर्णय आपको बेहतर करना था या पार्टी को करना था, संगठन को करना चाहिए था? देखिए, पार्टी की अपनी सोच होती है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो पार्टी का अपना सोच है, वो क्या करती है, लेकिन कार्यकर्ता की भी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। ये अच्छी बात है कि नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हम पे इतना भरोसा करता है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये पहल नहीं करी कि वो हमें पद से हटाएं, लेकिन हमने अपनी नैतिकता को चयनित करते हुए हमें ये लगा कि अन्य महिला कार्यकर्ता जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विगत 3 वर्षों से कार्य करती आ रही हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो हमने अपने इस्तीफे की एक सामान्यतः पेशकश करी थी, लेकिन बाकी आगे जो हुआ वो तो आपके सामने है ही। बिल्कुल, चूँकि आप एक ऊर्जावान महिला लीडर हैं, महिला सशक्तिकरण के बीच जो अवरोध है, आपको क्या लगता है?
महिला सशक्तिकरण की देखिए अगर आप बात करते हैं तो भारतीय इतिहास को अगर आप तलब करें तो अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, इस तरह के कुछ समर्पित नाम हमारी मातृभूमि को रहे हैं। लेकिन अगर आप केंद्रीय सत्ता को तलब करते हैं तो रज़िया सुल्तान और इंदिरा गांधी जी जैसे दो ही प्रभावशाली नाम हैं जो केंद्रीय सत्ता में देखने को मिलते हैं। और आज जहां पर राष्ट्रपति से लेकर ग्राम पंचायतों तक महिलाएं हर पद पर सुशोभित हैं, लेकिन जहां पर शासन की बात आती है या नियम निर्माण प्रक्रियाओं की बात आती है तो वहां पर महिलाओं के विचारों को या उनकी सहमति को बहुत ज़्यादा तरजीब नहीं दी जाती है। ऊपर से आरक्षण का एक दंश महिला नेतृत्व झेलता है। स्पेशली अगर आप ग्राम पंचायतों में और नगर परिषदों में देखेंगे तो एक मजबूरी सी हो जाती है। जब एक महिला सीट होती है तो आप अपने घर की आप अपनी पत्नी को या आप अपनी माता जी को उस सीट पर चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में एक जनप्रतिनिधि का रोल अदा कर पाती है या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप जनप्रतिनिधि का काम करती है। तो हमें लगता है कि आप सही मायनों में नारी सशक्तिकरण की बात तब करें जब ये रूढ़िवादिता हमारे समाज से खत्म होती है। आप महिला को एक रबर स्टैंप जनप्रतिनिधि के रूप में मत देखिए, बल्कि आप उसे नेतृत्व करने का मौका दीजिए। जब वो एक घर को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, जैसे घर को वो संभालते हैं वैसे ही वो समाज को भी दिशा दे सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमारे हिसाब से तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप मुख्य धारा में एक महिला को नेतृत्व करने का मौका दीजिए। आप जिला बॉडीज देखिए, प्रदेश बॉडीज देखिए, कितना होता है जहाँ पर आप महिलाओं को पेरेंट बॉडी की कमान देते हैं और ऊपर से आप एक महिला प्रकोष्ठ एक महिला इकाई हर राजनीतिक संगठन में खोल देते हैं और महिलाओं की जो आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है या उनकी जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ इन इकाइयों के अध्यक्ष बनने में नष्ट होती है। लेकिन सशक्तिकरण के नाम पर कोई भी महिला ये नहीं सोचती है कि हम जिला इकाई का मेन जिला बॉडी का नेतृत्व कर सकें या हम मेन प्रदेश बॉडी का नेतृत्व कर सकें। प्लस अगर आप देखेंगे तो 14 प्रधानमंत्रियों में से हमें एक नाम मिलता है महिला प्रधानमंत्री के रूप में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने अपना सफर एक गूंगी गुड़िया से लेकर एक लौ महिला के रूप में खत्म किया। तो हमें लगता है कि वाकई में अगर आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले आप महिलाओं को मुख्य धारा में राजनीति करने दीजिए, ये आरक्षण खत्म करिए, ये इकाइयां खत्म करिए और महिलाओं को और पुरुषों को एक समान समकक्ष रूप से समाज का प्रतिनिधित्व करने दीजिए। आपने एक रबर स्टैंप की बात की, आरक्षण की भी बात की कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। हम देखते हैं कि पार्षद पति, सरपंच पति, ये महिलाओं की अगर बात करें जो पदाधिकारी हैं जिनको प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, उसके बाद भी जो देखते हैं पति लगातार काम करते हैं, उन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता। इन स्थिति में क्या इसके बावजूद भी आप चाहेंगे कि क्या ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके या उस काबिल बना के इनको नेतृत्व दिया जाए या आरक्षण के तौर पर सबको ऐसे ही? नहीं, हमने वही अभी बहुत ही मुखरता से और बहुत स्पष्टता से ये बात कही है कि आप इस आरक्षण को ख़त्म करिए, महिलाओं के हाथ में नेतृत्व दीजिए। देखिए, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है और जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पितृसत्ता हमारे समाज में हावी है, अर्थात राजा का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। देखिए, बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो होती है जब हम देखते हैं खबरें आती हैं कि पार्षद पति लगातार काम कर रहा है, जो पत्नी पार्षद है वो काम नहीं कर पा रही, सरपंच पति काम कर रहा है, सरपंच काम नहीं कर पा रही। वो इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसको दस्तखत करते नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो कैसे विकास कर पाएगी? उन स्थिति में फिर कैसे आरक्षण की बात करें, या उनको सशक्त पहले किया जाए बाद में आरक्षण दिया जाए, या ऐसे जो डिजर्व करते हैं उनको मौका दिया जाए? क्या इस विषय पर ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए, जो सशक्त होगा उसे आरक्षण की आवश्यकता क्या है? आप जाहिर सी बात है पहले उनको सशक्त करिए, आप शिक्षा के स्तर को सुधारिए। आप इतनी सारी योजनाओं को पारित करते हैं जो महिलाओं से संबंधित होती है, जिसमें मुफ्त शिक्षा भी आप मुहैया कराते हैं। तो सिर्फ इन योजनाओं को प्रदेश से ज़मीनी तौर पर लागू करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनको इनका क्रियान्वयन भी कराना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है, हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई मामलों पर जब जांच होती है या जब करप्शन होते हैं तो वहाँ पे निकल के आता है कि पत्नी से तो पढ़ते ही नहीं बन रहा था, उसने तो सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, वो भी जो है अंगूठा लगा दिया,
पति ने पूरा काम किया या दूसरे ने काम किया, तो वो किस तरह यूज हो जाती हैं। वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व, ऐसे लोगों को आरक्षण और ऐसे लोगों को सामने लाने के पहले उन लोगों को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। मुझे लग रहा है ये बेहतर होगा। बिल्कुल, और इसके लिए हमको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक दल या सत्ता या विपक्ष इसमें अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो हमारा समाज है, जो हमारे परिवार हैं, हमारी इकाइयां हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपने घर की बच्चियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं वो समाज में पहले हमारे परिवारों से ही होते हैं। तो अगर हम अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको शिक्षित बनाएंगे, और अगर वो शिक्षित होंगी तो वो अपने आप में सशक्त होंगी, और जब वो सशक्त होंगी, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगी, तो हमें लगता है आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से पुरुष नेतृत्व कर सकते हैं, उसी तरह महिलाएं भी नेतृत्व कर पाएंगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, चूँकि अब जमीनी स्तर की नेता हैं और लोगों काफ़ी फॉलो करते हैं लोग आपको, एक जो युवा टीम है, जो युवा नेता है, उनको वाकई नेता बनने के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सबको कि देखिए, अगर आप समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं तो उस बदलाव को अपने से शुरू करिए। और हाँ, ठीक है, क्योंकि राजनीति में कुछ लोगों ने जो विचारधारा होती है उसको ताक पर रखा हुआ है, असूलों को एक श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। लेकिन एक युवा होने के नाते अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों में, उनके आदर्शों में विश्वास रखते हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पष्टतावादिता में विश्वास रखते हैं, इंदिरा गांधी जी की निडरता में विश्वास रखते हैं, और सुषमा स्वराज जी की मुखरता में विश्वास रखते हैं, तो इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन उसूलों और आदर्शों पर चलते हुए ये मत देखिए कि राजनीति का हम व्यवसायकरण कैसे करें, बल्कि राजनीति आज भी बहुत पाक साफ है, और समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज में एक बदलाव लाने के लिए सबसे बेहतरीन और सशक्त माध्यम है। तो जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, उन सभी से निवेदन करूंगी कि अधिक से अधिक आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए, अपने जनता की समस्याओं को बहुत ही मुखरता के साथ उठाइए और अपने आप से उस बदलाव को शुरुआत करिए। जी हाँ दोस्तों, सिद्धांत और व्यवहार, दशा और दिशा जब हमारे एक होते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीके से अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको समाज में सार्वजनिक रूप से दे पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, लोगों की सेवा कर पाते हैं। कुछ इसी तरीके से डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक, यहाँ से लेकर भोपाल तक, यहाँ के मुद्दों को कितना सशक्त होकर उठाना चाहिए, उनके लिए भी उन्होंने एक बेहतर संदेश दिया। और ख़ासतौर से उन्होंने जो नए नेता हैं, जो नए युवा टीम आती है, नेतृत्व के लिए आती है, उनको भी कैसे सशक्त होके और निश्चल भाव से कैसे समाज की हम मदद कर पाएँ, उस दिशा पर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और खूब सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।